गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की बुक जो है बीहाइव, उसका एक चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो जाए। और चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, देखिए अब जो राइटर है वो बात करता है इन द ईयर 1900 की 21 साल की उम्र में क्या हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है। एंड अनएम्प्लॉयड, क्या है वो अभी तक क्या है, अनएम्प्लॉयड थे, इनके पास काम वगैरह नहीं था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। तो हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं वो उन्होंने पहले एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, प्राइवेट लेसन्स वगैरह मतलब ट्यूशन्स वगैरह दिए, और आखिरकार इनको 1902 में एक जॉब मिल गई। और वो जो जॉब कहाँ मिली, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन द बर्न नाम का शहर है, वहाँ पर क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, पेटेंट ऑफिस के अंदर। पेटेंट आप जानते होंगे, एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी इन्वेंटर को किसी भी चीज़ की इन्वेंशन के राइट्स देता है। ठीक है, वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। अब देखिए इस ऑफिस के अंदर हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का काम क्या है, टू असेस अदर पीपल्स इन्वेंशन, जो दूसरे लोग जो अपना इन्वेंशन करके लेके आते थे उनके इन्वेंशंस को असेस करना, उनको देखना। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। यहाँ पर जॉब करते करते एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब अपने खुद के जो आइडियाज़ हैं उनको डेवलप करने में लगे हुए थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और एक बार इन्होंने किसी इंटरव्यू में मजाक में बोल दिया था कि जो मेरा डेस्क ड्रॉर था इस ऑफिस के अंदर, ठीक है, वो क्या है, उसको इन्होंने बोला ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। मतलब यहाँ बैठे बैठे देखो दूसरों लोगों के इन्वेंशंस को असेस करते करते ये खुद वहाँ बैठे बैठे अपने आइडियाज़, अपनी थिंकिंग वहाँ पे मतलब जो है काम करते रहते थे सीक्रेटली। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और स्टूडेंट्स, 1905 में आइंस्टाइन ने एक साइंटिफिक जर्नल के अंदर क्या है, अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जो टाइम और डिस्टेंस हैं, ठीक है, दे आर नॉट मेजर इन इट सेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast related to the other. अब देखिए, इंडीड मतलब होता है स्टूडेंट्स वास्तव में। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, मान लो दो क्लॉक्स हैं जो परफेक्टली एक्यूरेट हैं, बोला वो आगे कंटिन्यू जो है सेम टाइम शो नहीं करेंगी अगर वो काफ़ी जर्नी के बाद वापस आती हैं। ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इस थ्योरी के अंदर उन्होंने दुनिया का सबसे एक फेमस फार्मूला दिया, और वो जो फेमस फार्मूला है मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन बताता है। और वो फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या है फार्मूला, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते। और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने मास और एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप समझाया हमने, और उस रिलेशनशिप को समझाने के लिए इन्होंने जो इक्वेशन हमें दी वो बताया E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, इन हिज मैथमेटिकल इक्वेशन E का मतलब क्या था, एनर्जी से था, M मतलब मास से था, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल दिया। इन्होंने बोला व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स। सोचिए आपके साथ एक बहुत बढ़िया सी लड़की है और उसके साथ अगर आप 2 घंटे बैठते हो तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स।
आपको लगेगा अरे यार 2 घंटे कब चले गए, 2 ही तो मिनट हुए थे। एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक गरम गरम स्टोव पर बैठना 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, डेट्स रिलेटिविटी। और जब आप गरम गरम स्टोव पे बैठोगे 2 मिनट के लिए तो आपको लगेगा कि 2 घंटे हो गए हैं, और लेकिन अगर आप 2 घंटे किसी लड़की के साथ बैठोगे तो क्या है, आपको लगेगा 2 मिनट हुए हैं। ठीक है, डेट्स रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा बोला यही रिलेशन है, रिलेटिविटी है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। अब देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत बढ़िया चल रही है, फिजिक्स के अंदर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वगैरह वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो फेल होना शुरू हो गई है। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अब एल्बर्ट साहब चाहते थे कि वो मिलेवा मैरिक, ये हैं हमारी मिलेवा मैरिक, ठीक है, इनसे शादी कर लें जैसे इनकी स्टडीज़ ख़त्म होती है उसके बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन एल्बर्ट की जो मदर है वो इस चीज़ के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। क्यों खिलाफ थी? पहला उनका मानना था कि जो मिलेवा है वो एक्चुअल में, जो मिलेवा जी हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी से 3 साल बड़ी थी, तो बोला ये काफ़ी बड़ी है मेरी बेटे से, ऐसा उनकी मदर का मानना था। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। अब देखिए उनकी मदर को लगता था कि जो मिलेवा मैरिक है वो उनके बेटे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। ठीक है, एल्बर्ट ने जब पूछा होगा कि मम्मी वाई डोंट यू वांट मी टू मैरी हर, तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, जैसे कि मतलब जैसे एक किताब होती ना तुम्हारे लिए, उस जैसे ही ये लड़की। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने क्या, मम्मी के कहने पे अभी जो वेडिंग है वो टाल दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और आखिरकार इन्होंने 1903 में शादी कर ली है। एंड हैड 2 sons, और इसके बाद इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ ही सालों बाद जो इनकी जो शादी है वो फॉल्टर कर गई, मतलब कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब देखिए जैसा कि हमें बताया गया है कि मिलेवा मैरिक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, अब वो शादी कर ली उन्होंने, उनके 2 बच्चे हो गए, तो वो फैमिली में अपनी बहुत बिजी होगी, तो जो उनके इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस वगैरह वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, और वो घर पे एक मतलब अनहैप्पी लाइफ जी रही थी, क्योंकि जो उनकी डिज़ायर्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो बच्चों के संग बिजी थी तो काफ़ी इंटेलिजेंट, तो इस वजह से इनकी लाइफ में भूचाल सा आ गया, इनकी जो मैरिज है वो कमज़ोर होती गई, इनके बीच का जो रिलेशन है वो कमज़ोर पड़ गया। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और कुछ सालों तक लगातार ये क्या है आपस में लड़ते रहे होंगे कपल, एंड फाइनली द कपल डाइवोर्स्ड इन 1919, और आखिरकार 1919 में 1919 में मिलेवा मैरिक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। एंड देन आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा, और उसके बाद ये हैं एल्सा जी। बाद में आइंस्टाइन साहब ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली 1919 में ही। आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। अब देखिए एक जो पर्सनल चैप्टर है इनका मिलेवा मैरिक के साथ वो क्लोज हो गया है, और एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उनकी कज़न एल्सा के साथ, और जैसे ही वो चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं वो दुनिया में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेम हो गए, मतलब पूरी दुनिया में क्या हो गए हैं, फेमस हो गए हैं। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में इन्होंने अपनी एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने ग्रेविटी को एक नई भाषा दी, एक ग्रेविटी के बारे में कुछ नया बताया। द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में और ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ डेट इट वॉज एक्यूरेट, और 1919 में एक एक्लिप्स हुआ और जिसने ये बात शो कर दी कि जो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है अपनी वो बिल्कुल सही है, जिसके अंदर इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। आइंस्टाइन ने बिल्कुल अच्छे ढंग से कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में ही कि किस हद तक जो लाइट है वो फिक्स्ड स्टार से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जब वो लाइट सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से होकर गुजरेगी तो किस हद तक वो डिफ्लेक्ट होगी, आइंस्टाइन ने अपनी इस चीज़ का बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और अखबारों में अब इनके ये जो वर्क था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन करार दिया गया।
बोला विज्ञान के जगत में एक क्या है क्रांति टाइप ला दी है इनके इस वर्क ने। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 और इसी का रिजल्ट क्या हुआ, आइंस्टाइन साहब को 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और आइंस्टाइन साहब को बहुत ज़्यादा ऑनर सम्मान दिया गया, पूरी दुनिया की अलग अलग जगहों से उनको इन्विटेशन मिले। एंड लॉडेड बाय द प्रेस और प्रेस ने भी खूब ज़्यादा उनकी क्या है तारीफ़ की एल्बर्ट साहब की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे ही उनकी जो पर्सनल लाइफ एक तरीके से अच्छी हुई, साथ साथ में वो वर्ल्ड फेम अचीव कर गए हैं। और वर्ल्ड फेम को अचीव करने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रहा है और इसी वजह से उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिजिक्स में। ठीक है, व्हेन नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 और स्टूडेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जर्मन थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो जब नाजीज का शासन आया जर्मनी के अंदर 1933 में, आइंस्टाइन क्या कर गए, एमिग्रेट कर गए, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और वो परमानेंटली सेटल हो गए यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन और 5 साल बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हुई बर्लिन के अंदर। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर और जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी होगी है बर्लिन के अंदर, तो इस वजह से जो अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, वो काफ़ी अपसेट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था इस न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल जो नाजीज लोग हैं वो क्या है किसी नेगेटिव काम के लिए करेंगे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड और काफ़ी सारे लोग वहाँ से जो जर्मनी से भागकर आ गए हैं जैसे आइंस्टाइन साहब आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजीज, अब इन लोगों को डर लग रहा है नाजी लोगों से कि नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। अब देखो नाजीज ने 1935 के आसपास क्या कर लिया था, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो है एक तरीके से डिस्कवरी कर ली थी। तो इस वजह से मैंने कहा अमेरिकन फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई है, उनको लग रहा है कि नाजीज जो है क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे और उस एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल दुनिया पे करेंगे। तो इस वजह से अमेरिकन फिजिस्ट बहुत परेशान हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक साथी ने रिक्वेस्ट की हमारे आइंस्टाइन साहब से। आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टाइन साहब ने एक लेटर लिखा उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। ये हैं स्टूडेंट्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939, ठीक है 1939 2 अगस्त को इन्होंने अपने दोस्त के कहने पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा इन विच ही वॉन्ड, और इस लेटर में इन्होंने वॉर्न किया है किसको, जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, क्या कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, कि अगर जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बना हुआ जो बॉम्ब होगा, अगर इस टाइप का एक बॉम्ब किसी पोर्ट पर, किसी बंदरगाह पर फोड़ दिया जाए तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कि बोला इस टाइप का बम अगर किसी बंदरगाह पे हम फोड़ देंगे तो वो बंदरगाह तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो ही जाएगा, इसके अलावा उसके आसपास का जो टेरिटरी या इलाका है वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा मानना था इस बॉम्ब के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके शब्दों का ऐसा नहीं है कि कोई असर नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन्स ने क्या किया, एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार कर लिया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और इससे पहले कि मैंने कहा ये जो नाजीज लोग हैं, जो जर्मन लोग हैं, वो क्या करते, इस एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण करते, उससे पहले ही अमेरिका ने डेवलप कर लिया एटॉमिक बॉम्ब, और क्या है इस एटम बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया जो जापानीज सिटीज़ हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे इन द अगस्त 1945। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ था इस एटम बॉम्ब में। ये कुछ एक पिक्चर टाइप है, तो आप जानते ही हो एटम बॉम्ब कितना खतरनाक होता है, और जैसा कि आइंस्टाइन साहब ने भी हमें बता दिया था कि बहुत खतरनाक बॉम्ब है। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब देखिए आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा हिल गए, ठीक है, उस टाइम पर इस एटम बॉम्ब से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो विनाश हुआ है, किस हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एटॉमिक बॉम्ब ने जो है नुकसान पहुंचाया है। तो उस नुकसान को देख के हमारे आइंस्टाइन साहब हिल गए हैं। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, इस बार इन्होंने क्या है एक पब्लिक लेटर लिखा है, मतलब कोई सीक्रेट लेटर नहीं है, इसको पब्लिक भी पढ़ सकती है, ठीक है, टू द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उन्होंने एक लेटर लिखा यूएन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और यूएन को इन्होंने एक लेटर लिखा और इस लेटर में अपना एक प्रपोजल दिया
कि हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्या है फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, हर देश में अपनी सरकार तो होती है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में चले। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन इस लेटर का रूजवेल्ट, जिन्होंने रूजवेल्ट पे लेटर लिखा, रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, उसका तो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन इस लेटर का कोई उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। और आगे आने वाले डिकेड में, मतलब आगे आने वाले 10 सालों में हमारे आइंस्टाइन साहब हैं वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, राजनीति में। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। एगिटेटिंग मतलब होता है स्टिर और डिस्टर्बरिसली फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। मतलब आइंस्टाइन साहब चाहते थे कि जितनी भी कंट्रीज ये जो अपने हथियार बना रही हैं, हथियारों की जो होड़ सी मची हुई है, इसका क्या हो जाए, इस पर एक एंड लग जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। मतलब हम कह सकते हैं आइंस्टाइन वॉज अ पैसिफिस्ट। मतलब पीस में, शांति में, डेमोक्रेसी में वो विश्वास करते थे। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में हथियारों की एक दौड़ शामिल हो। तो अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल उन्होंने किया इस चीज़ को फैलाने के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1935, और आइंस्टाइन साहब जब मरे 1955 के अंदर, है ना, एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। आइंस्टाइन को याद किया जाता है, याद किया गया किस तौर पे, एज अ विजनरी। मतलब एक ऐसा इंसान जो भविष्य को क्या है, भविष्य को देख सकता है, भविष्य के बारे में सोच सकता है एक इंटेलिजेंट और ओरिजिनल वे में। अब हम सब जानते हैं आइंस्टाइन साहब एक साइंटिस्ट थे, उनको भी पता है एज अ फिजिसिस्ट कि एटम बॉम्ब क्या नुकसान कर सकता है। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि भाई ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे कुछ इन्वेंशंस आगे कैरी आउट हों जिससे कि मानव जाति का विनाश हो जाए। इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के शांति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या है, इसको फैलाने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया। और जब 1955 में एट द एज ऑफ 76 उनकी डेथ हुई, तो उनको लोग बहुत बड़ा एक विजनरी मानते हैं एंड अ वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो एक साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही, लेकिन लोग उनको एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी याद करते हैं, एक विजनरी के रूप में भी याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप पिक्चर देखिए, एटॉमिक जो बॉम्ब्स बरसे थे हिरोशिमा और नागासाकी में, देखिए किस तरीके से उस टाइम का जो स्काई के अंदर किस टाइप की पिक्चर बनी थी। तो स्टूडेंट्स आई होप पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी इस वीडियो का बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे उठा सकें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करके आ सकें। स्टूडेंट्स ऐसी किसी वीडियो में फिर मिलूँगा मैं आपसे, जब तक के लिए बाय बाय।